जज़ाकल्लाह सीए तौसीफ़ अहमद साहब बहुत बेहतरीन अंदाज में आसान और फ़हम अंदाज के अंदर CGST SGST और उसके प्रोसीजर उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमारी अभी रहनुमाई फरमाएँ। अज़ीज़ मोहतरम, एक ऐलान ये है कि इसके बाद जो एक प्रेजेंटेशन रहेगा उसके बाद पूरा ओपन सेशन है, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आपके जो भी सवालात जो भी इश्कालात हैं वो आप अपने पास पेन डाउन कर लें, ताकि इस ओपन सेशन के अंदर आप आसानी से और इत्मीनान बख्श उसके जवाब हासिल कर सकें। प्रेजेंटेशन के दौरान गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि अपने सवालात को पेन डाउन कर लें। दूसरा एक ऐलान ये है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो सैयद यूनुस जो बाहर खड़े हैं उनके पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जज़ाकल्लाह। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन प्रोविजन एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, इस टॉपिक के तहत हम मोहतरम आरिफ साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। इससे पहले कि मैं उनको स्टेज माइक पर बुलाऊं, उनका एक छोटा सा तारुफ आप लोगों के सामने रखता हूँ। सी आरिफ इब्राहिम खान साहब, उनका पूरा नाम है आरिफ खान एंड कंपनी, इसके प्रोप्राइटर हैं। ये जून 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई, स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेड इन firm Beta GST Solutions, which works especially in implementation of GST for corporate and non-corporate SAC. Being the relevant profession for the almost 5 years, bring in a lot of experience and expertise. He has been part in multinational company named Essential for 1 year in financial analysis. He has been appointed as faculty for GST by ICA Indirect Committee New Delhi in the month of November 2016. More on to that. He has conducted special sessions on GST for Nanded CA Association and Nanded CA branch. Conducted sessions for GST for government department like PWD and MSD DCL. More on, conducted various seminars on service taxes and industry and for chartered accountants. He was expert opinion maker for VCES scheme for service tax department. So it is the short introduction of तौसीफ़ इब्राहिम खान साहब। तो मैं उनको आवाज़ देता हूँ कि वो आए और हमारी रहनुमाई करें। Myself Arif Khan, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुझे इनविटेशन दिया कि मैं यहाँ पे आके सेमिनार प्रेजेंट करूँ। जीएसटी के बारे में जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको आप सबके साथ शेयर करूँ। सो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी। उर्दू थोड़ा सा मेरी उतनी ठीक नहीं है, उर्दू मीडियम से हूँ लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उर्दू में, बट इट्स ओके, आई मैनेज। मेरा सेशन आपके पास वो माइक रहेगा क्या? हाँ, थैंक यू। मैंने प्रिपरेशन तो बहुत किया था ताकि आपको बता सकूं कि वाई द जीएसटी हैज़ बीन ब्रॉट टू इंडिया, जीएसटी इंडिया में लाया क्यों गया। लेकिन तौसीफ सर ने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अच्छा हुआ कि उनको रोक दिया गया, पूरा जीएसटी ख़त्म हो जाता, बट इट्स ओके। जीएसटी आने के पहले बहुत सारे लोगों की ये ऐसा लगा होगा कि रेट्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन हाई होगा, बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेडर और इंडस्ट्री के लिए नामुवाफिक होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ है। उन्होंने एक, जैसे सर ने कहा, एक ऑटो मोड पे कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, जीएसटी को भी इसी पैरामीटर में उन्होंने बैठाने की कोशिश की है। जितनी इन्होंने सारी कोशिश ये की है कि सारे जो आपके रिटर्न्स जाते हैं या जो आज इंडस्ट्री में काम, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह का काम होता है, वो सब चीज़ों को बंद करके एक कंसोलिडेटेड टैक्स लाने की कोशिश की। और मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव है और बहुत अच्छी चीज़ें इसमें हैं जो ट्रेडर को, सर्विस प्रोवाइडर को और मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट कर सकती हैं। पहले कुछ चीज़ें जो यहाँ ट्रेडिंग में हैं उनको पता होगा कि एक्साइज ड्यूटी लग के आता था आपके बिल्स पे। फिर कुछ लोग जो मेरे जैसे प्रोफेशनल की सर्विस लेते हैं तो मैं उनको बिल में सर्विस टैक्स भी ऐड करके देता था, तो ट्रेडर को ये सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। या सर्विस प्रोवाइडर है, उसने कोई कमोडिटी खरीदी या प्रिंटर वगैरह कोई
मशीनरी खरीद जिसके ऊपर उसको वैट लगा, लेकिन उसका जो आउटपुट सप्लाई रहेगा वो सर्विस है, तो सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में वो वैट का क्रेडिट नहीं ले पाता था। इधर उसको सर्विस टैक्स भरना है और इधर उसको उसकी खरीदी के ऊपर आप लोगों ने वैट चार्ज कर दिया, तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाता था। लेकिन जीएसटी आने की वजह से ये सारे बेनिफिट्स उसको पास ऑन हो जाएंगे। पहले जो सर्विस टैक्स था वो सेंटर कलेक्ट किया करता था, और जो स्टेट टैक्सेस है जैसे ऑक्ट्राई था, एंट्री टैक्सेस है, वैट है, ये सारे स्टेट डिपार्टमेंट के हित में आते थे। बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ था हमारा, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्सेशन था वो पूरा का पूरा सेंटर को दिया गया था। स्टेट लेवल पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थे वो स्टेट के पास थे। तो स्टेट और सेंटर का आपस में ही बहुत बड़ा झगड़ा था पहले। जैसे कुछ लोग अगर कॉन्ट्रैक्टर होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में उसको सर्विस टैक्स भी लगता है और वैट भी लगता था। वो वैट का रजिस्ट्रेशन अलग से ले, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन अलग से ले। ऑफिसर वैट वाला बोलेगा कि ये पूरा मेरा है, इसके ऊपर सबके ऊपर टैक्स है। सर्विस टैक्स वाला बोलेगा ये मेरा ज़्यादा पोर्शन है, मुझे ज़्यादा सर्विस टैक्स मिलना चाहिए। इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक जैसे थर्ड पर्सन को डिज़ाइन किया, जीएसटी, जो इन बिटवीन बैठा रहेगा। जीएसटी इज़ लाइक सेंटर एंड स्टेट सिटिंग टुगेदर टू कलेक्ट टैक्सेस। आप जो दो टैक्सेस देख रहे हो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इट इज़ नथिंग के 50% स्टेट ले रहा है, 50% सेंटर ले रहा है। जो ट्रेडिंग के टैक्सेस थे जो स्टेट को जाया करते थे, अब वो सेंटर भी शेयर करेगा। जो सेंटर के टैक्सेस थे जैसे एक्साइज और सर्विस टैक्स, वो सिर्फ सेंटर को जाया करते थे, उसका रिवेन्यू ऑफ स्टेट्स को भी आएगा। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, शायद ही कोई और गवर्नमेंट नहीं ले पाती जीएसटी को लाने के लिए। और जीएसटी लाना ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। जो पिछले अगले 2 साल जो रहेंगे, ट्रांजिशन फेज हमको जिसको कहेंगे कि इस लॉ से हम उस लॉ में शिफ्ट करेंगे। इस लॉ का जो कमोडिटीज़ है, जो ऑलरेडी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, जो बाहर से चीज़ें आई है, तो इनको नए लॉ में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के बाद जब रियल रूटीन में आ जाएगा जीएसटी, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखेंगे। प्राइस इन्फ्लेशन भी डाउन होगा और जो छोटी मोटे इश्यूज़ है हमारे ट्रेडर, सर्विस टैक्स और इंडस्ट्री वाले, वो भी कम हो जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए थे जो तौसीफ सर ने अच्छे से कवर किए। मैं आ जाता हूँ रिवर्स चार्ज पे पहले से। जैसे आप लोगों के कुछ सवाल है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के भी है और शायद आपके रेंट को भी लेके होंगे। तो रिवर्स चार्ज इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ लाई है, अपने आप को ध्यान में रखते हुए। सेंटर ने अपने आप को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बढ़िया चीज़ लाई है, उससे उनका रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा। और मेरे जैसा प्रोफेशनल जब एडवाइस करेगा उनको कि जैसे तौसीफ सर ने कहा भाई कितना टैक्स भरवाना है, आपके हिसाब से भरवा दो, अब ये एडवाइस उतनी आसान नहीं रहेगी सर। मैं जब आपको बोलूँगा कि आपका प्रॉफिट कितना दिखाना है, उसके हिसाब से मुझे आपके एक्सपेंसेस बुक करने होंगे। मैं आपके जो भी एक्सपेंसेस बुक करूँगा उसके ऊपर मुझे आपके लिए जीएसटी हिट करवाना पड़ेगा। जैसे कोई रजिस्टर्ड आदमी है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कोई कमोडिटी मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग या फिर अपना रिटेल बिजनेस में है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। और सर्विस टैक्स में कोई या कॉन्ट्रैक्टर कोई, चलो इट्स ओके। तो इस हिसाब से मैं अपने डिस्कशन को आगे रखूँगा कि ये मैंने क्या किया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ किया आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझाने के लिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कि गवर्नमेंट टैक्स जो आपसे कलेक्ट करेगी वो रिवर्स करेगी। जैसे आपका कोई सेल होता था अब तक, तो क्या होता था कि सेल पे आपकी वैट की जवाबदारी बनती थी, सर्विस टैक्स की जवाबदारी बनती थी या एक्साइज की जवाबदारी बनती थी। इन्होंने एक रिवर्स चार्ज वाला कंसेप्ट लाया कि अब परचेज पे भी हो सकता है आपकी जवाबदारी वैट और सर्विस टैक्स की बन जाए। स्टेट जीएसटी और सेंटर जीएसटी की आपकी परचेज पे भी जवाबदारी बन सकती है। दो जवाबदारी तो उस आदमी की होनी चाहिए जिसने आपको माल बेचा है, लेकिन ऐसा केस हो सकता है, सेक्शन 9(4) है जीएसटी में, जो आपको हर रोज़ याद रखना होगा मेरे हिसाब से। उन्होंने कुछ लिमिटेशंस 5000 वाले भी दिए हैं। एवरी डे हर ट्रेडर हैज़ टू कीप इन माइंड के वो सेक्शन प्रिवेल करता है, और हर किसी को, जो आदमी रजिस्टर्ड है, भले वो नॉर्मल स्कीम में हो, कंपोजिशन स्कीम में हो या किसी भी रूट से जीएसटी में आ चुका हो, उसको वो सेक्शन 9(4) बहुत रिलेवेंट रहेगा। सेक्शन 9(4) ओनली टॉक्स अबाउट योर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे कुछ लोगों ने गोल्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ दिनों पहले आपने सुनी होगी, मैं उस पर भी आऊँगा। पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है क्या ये जान लेते हैं। ये नॉर्मल बिजनेसमैन का आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेंगे कि उसकी इनकम कितनी है, उसके खर्चे कितने हैं, इस तरह से सारी चीज़ें आएंगी। सपोज कोई ट्रेडर है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है या कोई मैन्युफैक्चरर है,
उसका एक महीने की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जुलाई 2017। एक महीना, एवरी मंथ यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका बैलेंस शीट कैसे रन कर रहा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह रन करेगा। 25 लाख का आपका रिसीट हुआ इस महीने में, ठीक है। इसमें से कुछ आपने, मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपका परचेसिंग किस तरह का है। आपने मेरे पास कुछ बिल भेज दिए, जैसे आपकी कुछ आरडी परचेजेस थी। आरडी मेरा मतलब रजिस्टर्ड डीलर, जो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हो चुका है। तो आपने मुझे बताया साहब सेल तो 25 का हुआ, लेकिन मेरा जो परचेसिंग थी वो सिर्फ 5 लाख की मैंने रजिस्टर्ड आदमी से परचेज किए, जिसके मेरे पास बिल्स अवेलेबल है। बिल जैसे कि जीएसटी पेड बिल्स। मैं रजिस्टर्ड डील आरडी की जब बात करता हूँ, इट मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसा आदमी भले वो कंपोजिशन में था या किसी और चीज़ में था, लेकिन वो रजिस्टर्ड आदमी जिसके पास स्टेट नंबर है, मैंने उससे माल खरीदा है। और उस पर जब मैंने उससे माल खरीदा है तो मुझे जीएसटी भी लगा होगा, राइट। तो ये हो गया आरडी परचेज मेरा। उस आदमी ने मुझे कुछ और बिल सबमिट किए जो मेरे यूआरडी परचेजेस है। यूआरडी जैसे कि मेरा 3 लाख, यानी उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से माल परचेज किया जिनके पास जीएसटी टिन नंबर नहीं है। बस कच्चा बिल नहीं बोलूँगा मैं, बिल पक्का है, चेक से पेमेंट हुआ है सर, लेकिन उस पर जीएसटी होल्डर का नंबर नहीं है ना। वो किसी ऐसे आदमी से माल खरीदा गया है या सर्विस ली गई है, वो आदमी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका 3 लाख हो गया। कुछ लेबर पेमेंट्स उसने किए 1,30,000 रुपये के। कुछ रेंट उन्होंने पेमेंट किया, जो यहाँ से कहीं से सवाल था, उन्होंने 20,000 का रेंट पे किया अपने जो जहाँ उनकी फैक्ट्री और शोरूम लोकेटेड है। तो कुछ अदर बिजनेस एक्सपेंसेस है जो 5 लाख के हैं। उस हिसाब से उनका उस महीने का जो मुनाफा आ रहा है वो 10,50,000 रुपये का। मुनाफे का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसकी और इनकम की बात करें। जब ये इनकम का भाग आएगा तो मैं चेक करूँगा कि आपका क्या रेट है, जो आपकी कमोडिटी है वो 12% में है, 5% में है, 12% में, 18 में है, 28 में है। उस हिसाब से मैं इनके 2 हिस्से करूँगा, जिसमें देखूंगा मैं कि स्टेट का कितना है, स्टेट में आपने कितना बेचा है और आउट ऑफ स्टेट कितना बेचा है। जितना स्टेट में भरा है मैंने उसके हिसाब से आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट करूँगा। फॉर एग्जांपल आपका 12% रेट है तो मैं सारी चीज़ें 12% में ले ली मैंने। अब मैं आ रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पूछूंगा सर 12% के हिसाब से अगर आपको कुछ भरने को आ रहा है 1.5-2 लाख रुपया, तो वो तो हम भर देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। जो आरडी पे हमारा वैट लगा है ना, उसका भी आपको बेनिफिट दिलवा दूँगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा सर ये जो यूआर की परचेज 3 लाख में आपने की है ना सर, इसके ऊपर भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। सर ये क्यों नहीं समझा? नहीं सर, गवर्नमेंट आपकी ये चाहती है इस जीएसटी के थ्रू कि आप कभी किसी अनरजिस्टर्ड आदमी से डील करो ही। सीधा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक आदमी जो रजिस्टर्ड है, जिसने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, भले ही वो कंपोजिशन डीलर हो या रेगुलर डीलर हो, उसने यूआरडी से परचेस नहीं करने का। यूआरडी से अगर वो परचेस करता है तो क्या मिलेगा उसको? सीधा उसके ऊपर जो रेट, वो कमोडिटी का रेट जो उसने खरीदी की है, उस सर्विस का रेट जो उसने ली है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो रेट बनता है वो उसको उस रेट के अंदर 30 डेज के अंदर कैश पेमेंट करना है। यूआरडी अगर कुछ है तो उसका पेमेंट आपको 30 डेज के अंदर टैक्सेस पेमेंट करने हैं। फिर मैंने जो वहाँ पेमेंट किया होगा यूआरडी के थ्रू, उसका बेनिफिट मुझे यहाँ मेरी जब लायबिलिटी खड़ी हुई थी मेरे सेल के टाइम पे, मैं उसमें से माइनस कर सकता हूँ। लेकिन मुझे हर महीने ये ट्रैक रखना होगा कि मेरे जो खर्चे मेरे हिट हुए है ना, ये मुझे बैलेंस शीट देनी है, सीए सर्टिफाइड बैलेंस शीट मुझे डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। जब मैं बैलेंस शीट दूंगा तो इसमें अनरजिस्टर्ड डीलर से खर्चे ना, ठीक है। अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर से खर्चा हिट रहेगा, आप जब तक आप खर्चा बुक नहीं करोगे आपका प्रॉफिट नहीं आएगा सर, है। आप आरसीएम वाला कंसेप्ट बचाने के लिए, इस हिस्से पे जीएसटी बचाने के लिए आप कोशिश करोगे कि खर्चे बुक ही कम करें, या ऐसे लोगों से माल खरीदें जो रजिस्टर्ड है, कम से कम खर्चे बुक करें, कम से कम लेबर्स को पक्के में सैलरी दे जो यहाँ नजर आए, कम से कम जो भी आपका कच्चा पक्का वाला हिसाब है उस पर नहीं जाते हैं, तो आप ये कम करोगे। जैसे जैसे ये कम हो जाएगा ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट के सामने ज़्यादा प्रॉफिट जाएगा। प्रॉफिट जैसे ही ज़्यादा जाएगा इनकम टैक्स भी बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू हर तरफ से मिलना है, ठीक है। उन्होंने आपके लिए आसानी रखी है। मैं जो लोगों की लायबिलिटी बनती है, यानी कि सपोज कोई डीलर है जिसका 25 लाख का टर्नओवर होता है और परचेस कुछ ज़्यादा नहीं है उसका, ठीक है ना, सेट ऑफ बहुत कम होता है, तो उसने क्या करना है, गवर्नमेंट क्या मानती है, टैक्स को एक ट्रेडर को, मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को अपनी जेब से टैक्स नहीं देना है, उसने तो आगे वाले से कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को देना है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब बिल देते हो तो वैट पे बिल देते हो, आप आगे वाले से वैट कलेक्ट करते हो, जो भी आपका जिसको आपने माल बेचा है या सप्लाई किया है। और उसी तरह जब आप खरीदते हो और किसी रजिस्टर्ड आदमी से खरीदते हो तो आप क्या करते हो, आप उसको भी बिल ऐड करके देते हो, उसको भी वैट एक्स्ट्रा देते हो। जैसे आपने कोई 1 लाख की कमोडिटी खरीदी, उसके ऊपर 18% का रेट होता है, तो आपकी जेब से 1,80,000 जाएगा,
आपको 1,18,000 आगे वाले को देना होगा। तो आगे वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वो 18,000 गवर्नमेंट को पे करने के लिए, क्योंकि वो उसकी जेब से नहीं जा रहा है, वो आपसे लिया है। और आप इस तरह जब आप आगे सेल करोगे तो आपको भी उसी तरह भरना होगा कि आपको आगे वाले से कलेक्ट करना है। अभी इंडस्ट्री एनालिसिस है, कभी कस्टमर जीएसटी देने के लिए रेडी रहता है नहीं रहता है, कंपटीशन है, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फिर और हमारे आगे इशूज आ सकते हैं। उस सिलसिले में हम लोग वैट कभी ऐड करते हैं या इंक्लूसिव ऑफ वैट का एक कंसेप्ट आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कोई भी खर्चा करने के लिए, जैसे आप रेंट पे करते हो, मैं बोलता हूँ कि रेंट एक सर्विस है। अगर आपको पता होगा तो रेंट को जीएसटी एक्ट में और पुराने एक्ट में भी एक सर्विस के रूप में देखा जाता है। तो रेंट आपने किसी को दिया है 20,000 का, ठीक है, तो रेंट के ऊपर आपको 18% जीएसटी भरना है सर, ठीक है, तो 3,600 रुपये। बोलिए जी सर। हाँ मैं जी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्या है सर, मैं ये बता देता हूँ आपको कि आपको टैक्स आगे वाले से कलेक्ट करना है। अगर वो आदमी जिसको आप रेंट दे रहे हो अगर वो रजिस्टर्ड होता तो आप क्या करते, आप उसको 20,000 रुपया भी देते और 18% जीएसटी भी देते। जैसे आपने कोई खरीदी की है आरडी, आपने 5 लाख का माल परचेज किया है और 18% जीएसटी एक्स्ट्रा दिया है आपने, क्योंकि ये आरडी राइट। इसी सूरत में अगर ये सर्विस वाला भी रजिस्टर्ड होता है, जिससे आपने सर्विस ली है, जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ, अगर मेरे को मेरा कोई क्लाइंट फीस देता है तो आई हैव टू चार्ज द जीएसटी। इमेजिन सो मेरा फीस अगर 10,000 होता है आई चार्ज 1,800 एक्स्ट्रा। जो दे रहे हैं तो उसका कोई जीएसटी नंबर वगैरह या फिर ऐसा कोई रजिस्टर्ड है या अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर आप तो जीएसटी लगा के कोई स्लिप हो गया या कोई चीज लेना है, ऐसा कुछ नहीं है सर, वैसा कुछ नहीं, वैसा आपको डिसाइड करना है कि आप किससे सर्विस करें। अगर आप रजिस्टर्ड आदमी से सर्विस ले रहे हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली जीएसटी चार्ज करेगा, अगर नहीं ले रहे हो तो यू वोंट चार्ज जीएसटी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिटेल में एनालिसिस के साथ बैठेंगे। अगर सेशन खत्म भी हो जाएगा तो मैं और तौसीफ यहाँ बैठते रहेंगे, हम लोग 1 to 1 भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। सॉरी फाइन सर, फाइन ऑब्वियसली सर, परफेक्ट सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 5,000 रुपये का लिमिट दिया हुआ है पर डे, ठीक है ना। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे को आपके लिए पूरा दिन में अगर आपको यूआरडी कोई भी डीलिंग करनी है तो फॉर 5,000 आप 10 आदमी को 5 दो या 1 को 5 दो, 5,000 की ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ओपन सेशन के लिए सेशन करते सवाल को कंप्लीट कीजिए। नॉट एन इशू, ठीक है सर, ठीक है। तो वो 5,000 का भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया है कि एक आदमी को जो रजिस्टर्ड है हम उसको 5,000 की माफ़ी देते हैं कि अगर कोई उसके ऐसे खर्चे हैं जैसे चाय वगैरह का बिल है या रेस्टोरेंट के कुछ खर्चे हैं, एम्प्लॉय का रिफ्रेशमेंट बिल्स है, तो ऐसे कुछ जेन्युइन एक्सपेंसेस है जिनके लिए वो लाया गया है, हम उसको टैक्स प्लानिंग एरिया मान लेंगे तो दैट विल नॉट वर्क, राइट। उसका लाने का पर्पज ही ये था कि कुछ जेन्युइन खर्चे हैं तो होते ही है बिजनेस में, जिसके लिए आप हर किसी को यू कांट आस्क फॉर द बिल कि आप मुझे जीएसटी नंबर ही दो कोई चाय वाला। फॉर दैट रीजन उन्होंने वो 5,000 वाला कंसेप्ट लाया, राइट। तो उनकी मेंटालिटी बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने जो भी कंसेप्ट लाया है, जो भी प्रोविजन इंसर्ट किया है, उनकी मेंटालिटी बहुत क्लियर है कि वो चीज़ को क्यों इम्प्लीमेंट करवाने वाले। ये ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन में जीटीए से रिलेटेड कुछ इश्यूज है। जीटीए क्या होता है सर, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए उन्होंने एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस पर भी लाया है, मैंडेट रिवर्स। दो तरह के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, एक 9(3) जो मैंडेटरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिनको गवर्नमेंट बोलेगी कि ये आदमी के ऊपर सीधा उल्टा ही टैक्स लगेगा, मतलब सर्विस लेने वाला ही टैक्स देगा, माल जिसको बेचा गया वही टैक्स देगा, माल बेचने वाला नहीं देगा, माल खरीदने वाला ही टैक्स देगा। ये हो गया कंपलसरी रिवर्स चार्ज, ये आता है 9(3) में। और 9(4) में ये यूआरडी वाला जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स के साथ डीलिंग होती है, ये उस तरह से आएगा। जीटीए के लिए इशू ये भी है सर कि जीटीए पे क्या बोला गया है कि जीटीए को कुछ पांच कैटेगरीज उन्होंने डिज़ाइन की है कि वो 5 लोगों से अगर डील करता है तो उसको सर्विस टैक्स ट्रांसपोर्टर को नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्टर को 5 कोई रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ एक है उसके अंदर, फिर उसके बाद आपका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, उसके बाद वो 14 आइटम जो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऐसी 5 कैटेगरीज डिज़ाइन की है उन्होंने कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर ऐसे आदमी को सर्विस देता है
या ऐसे आदमी के गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है कोई रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर होल्डर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन और हमारी कोई ट्रस्ट या सोसाइटी, तो उस ट्रांसपोर्टर के ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो उसको मिल रहा है तो उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। उसका जीएसटी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज़ कर रहा है, यानी कि जो उस गाड़ी के थ्रू माल पहुंचा रहा है, उन लोगों को लगेगा, वो जिसके ऊपर मैं एज सप्लायर और योर परचेजर, दोनों के बीच में जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब उसके ऊपर उन्होंने एक बंदिश ये डाल दी है कि अगर साहब ये 5 कैटेगरी जो हमने आपको दी है, आप इनसे हटके अगर सर्विस देते हो किसी को, यानी सपोज 5 कैटेगरी अदर हटके क्या हो सकता है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ऐसे आदमी को सर्विस देती है जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर उन्होंने मैंडेट उसके ऊपर बोल दिया कि अब आपको उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। कौन? ट्रांसपोर्टर के ऊपर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर को छूट है, लेकिन अगर वो आदमी किसी ऐसे आदमी का माल ट्रांसपोर्ट करेगा जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी जवाबदारी आ जाएगी। यही एक कारण है कि ट्रांसपोर्टर लोग बिना जीएसटी के माल ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, there is nothing in the law which stops you from transferring your commodities from one state to another, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर का इशू है, ई-वे बिल के इश्यूज है, जिसके कारण वो ट्रांसपोर्टर डिनाई कर रहा है कि मैं आपका माल विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं कैरी करूँगा। ठीक है ना, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं किया है। जैसे ये वाला मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारी 20 लाख का लिमिट तो सर सिर्फ दिखाने के लिए, अगर मैं बोलूँ 20 लाख का लिमिट सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि हर कोई जीएसटी में आ जाए। मैं रजिस्टर्ड आदमी 25 लाख का टर्नओवर है, कितने खर्चे नहीं हो सकते, ये मेरा प्रॉफिट कभी कभी नेगेटिव में भी जाता है अगर एक्चुअल बिजनेस सेंस की मैं बात करूँ। लेकिन अब उन्होंने बोला है ऐसा खर्चा करना ही नहीं आपको जिसके ऊपर आप जीएसटी नहीं देना चाहते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप ऐसा कोई खर्चा करना ही नहीं, कर ही नहीं सकते जिसके ऊपर आप जीएसटी देने के लिए रेडी हैं, है ना। तो आप जो आपके लेबर पेमेंट्स है, लेबर पेमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेबर पेमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। रेंट जो बिजनेस के खर्चे हैं, अगर विदाउट जीएसटी पेड है तो हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपको उसके ऊपर एट अ स्ट्रोक जीएसटी भरना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के अंदर। रिवर्स चार्ज क्या होगा सर? रिवर्स चार्ज क्या होगा सर? मैंने ये सर्विस ली है, फिर मैं क्यों दूँ जीएसटी? मैंने ये कमोडिटी खरीदी की है, फिर मैं क्यों दूँ जीएसटी? आगे वाला देगा जिसने मुझे भेजी है, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ मेरी सेलिंग पे, तो आगे वाले ने मुझे बेचा है तो वो दे। नहीं सर, रिवर्स चार्ज का मतलब ये जिसने खरीदा है वो दे, जिसने सर्विस ली है वो वो रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी है ना। तो यहाँ बहुत डिमोटिवेट किया है उन लोगों ने ट्रेडर्स को, जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडर है, जो रियली जो जेन्युइनली 20 लाख के लिमिट के नीचे हैं, या जो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। अगर सपोज कोई टाटा स्टील का कारखाना है, टाटा स्टील का कोई यूनिट है जो कार मैन्युफैक्चर करता है, उन्होंने एक आदमी हायर किया, वो कुछ स्क्रू लगते हैं सब, साल में 10-15 लाख का स्क्रू हम आपसे लेंगे, आपको हम पूरा एस्टैब्लिशमेंट करके देंगे, उसका जो भी रहेगा खर्चा हम फाइनेंस करेंगे, लेकिन आप अब अपने लेवल पे बनाओ, उसका हेडेक हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब तक क्या होता था, उन्होंने उससे पूरा माल लेते थे और वो चल जाता था। ठीक है, अब उसको क्या हुआ है, उस आदमी को भी रजिस्टर करवाओ। अगर उसको रजिस्टर नहीं करवाओगे तो जो छोटा ट्रेडर है, टाटा स्टील के साथ साथ काम करता है, ठीक है ना, उस छोटे ट्रेडर को भी उन्होंने कोशिश की है कि वो रजिस्टर हो जाए, अदरवाइज हम आपको उसका खर्चा बुक करने नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया आरसीएम। सो टाइम का लिमिटेशन बढ़ता ही जा रहा है, इट्स ओके। और इसका जो सेटअप है हम आपको क्लियर दे रहे हैं, ठीक है ना। जो यहाँ आपने रिवर्स चार्ज के अंदर भरा, आपकी यहाँ जो आउटपुट में लायबिलिटी है आपको इमीडिएट सेम मंथ में मिलेगा कि नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, ये कंफ्यूजन है, लॉ में क्लैरिटी नहीं है आज की डेट में, बट यू विल गेट द सेटअप फॉर दैट। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने आरबी से कुछ परचेज किया है, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 3 लाख के ऊपर 36,000 का मेरा रिवर्स चार्ज टैक्स बनता है, तो मैंने विदिन 30 डेज आई हैव टू पे दैट 36,000 एज अ रिवर्स चार्ज। लेकिन जब मेरी 25 लाख पे जवाबदारी आएगी तो वो 36 लाख की मैं माफ़ी लेके आगे बढ़ सकता हूँ, उसी को हम सेटअप बोलते हैं। ठीक है ना, ये जीएसटी का कंसेप्ट है। और कुछ ट्रांजिशन के भी इश्यूज हैं वो मैं क्वेश्चंस में कवर करूँगा, ठीक है ना। और वैसे तो बहुत कुछ है जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन इट्स ओके। अच्छा, रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, ये जो पहले पहले जीएसटी में और वैट में, इसके फ़ायदे, जब मैं फ़ायदे गिनवा रहा था आपको कि जीएसटी आने से आप लोगों का बेनिफिट ही होगा, तो कैसे होगा एक्चुअली। आज क्या होता है,
कोई वैट टैक्सेशन के अंदर कोई ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैंने ट्रेडर आपके लिए आसानी की है। और जीएसटी टैक्सेशन में रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी? ट्रेडर क्या करता था सर, ये उसका जो आउटपुट सेल है 5 लाख, ये आउटपुट वैट भरने के लिए आ रहा है उसको 5 लाख रुपये, यानी कि वो जो अपना क्वार्टर और मंथ का कैलकुलेशन कर रहा है तो 5 लाख रुपये उसको 25 लाख का जो टर्न मतलब उसके अगेंस्ट में भरने के लिए 5 लाख की जवाबदारी आ रही है। उसके पास कुछ क्रेडिट्स पड़े हैं जो उसने माल खरीदी करते वक्त लिए थे। उसने जो डायरेक्ट ट्रेडर से माल खरीदा उसको 3 लाख रुपये का वैट लगा था। फिर उसने कुछ एक्साइज डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा था, उसको 1 लाख रुपये का एक्साइज लगा था। फिर उसने कुछ इनपुट सर्विस, जैसे मुझे कोई चीज़ दी होगी तो मैंने सर्विस टैक्स चार्ज कर दिया, तो उसको सर्विस टैक्स की 50,000 रुपये लग चुका था। उसके पास टोटल अवेलेबल क्रेडिट ये जो था 4.5 लाख रुपये, 5 लाख भरना है, 4.5 लाख का क्रेडिट अवेलेबल है। क्रेडिट में क्यों बोल रहा हूँ इसको, ये पूरा पैसा गवर्नमेंट को गया है, ये भी सेंटर को गया है, ये सेंटर को गया है, ये स्टेट को गया है, ये पूरा पैसा गवर्नमेंट को मैंने दिया है, ये 5 लाख की भरने की जिम्मेदारी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को गवर्नमेंट ने सिर्फ ये जो ग्रीन वाला 3 लाख आपको दिख रहा है इसका ही क्रेडिट अलाउड किया है वैट टैक्सेशन। मुझे बीइंग अ ट्रेडर आई डोंट हैव एनी चांस टू टेक द क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज सर्विस टैक्स, राइट। ये दोनों क्रेडिट आज मुझे नहीं मिलते हैं। इसी तरह मैं कोई अब जीएसटी में इसका क्या सिनेरियो होगा, सेम सिचुएशन में 5 लाख रुपये भरने को रहेगा उस आदमी को, है ना। उसके ऊपर इनपुट स्टेट टैक्स क्रेडिट 3 लाख रुपये का अवेलेबल है जो जिसको एसजीएसटी कहेंगे। एक्साइज जा चुका है तो इस हिसाब से इंटर स्टेट जीएसटी उसका कुछ 1 लाख रुपये का अवेलेबल है। सर्विस टैक्स जो मुझे फीस की मेरी फीस के ऊपर मैंने उसको चार्ज किया लाइक दैट 50,000 है। सेम वे में टोटल 4,50,000 का क्रेडिट अवेलेबल है। उसका जो नेट पेबल आएगा यहाँ पे सिर्फ 50,000 और यहाँ पे 2 लाख। तो मैं उसको यहाँ ये भी क्रेडिट दे रहा हूँ, ये नहीं दे रहा था, अब मुझे उसको देना पड़ेगा। ये ट्रेडर के लिए, इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है और इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे जिसकी वजह से प्राइसेस मार्केट में डाउन भी होंगी। ये ट्रेडर, ये जो क्रेडिट है हर कोई ले पाएगा। सर्विस टैक्स का क्रेडिट ट्रेडर को ये कैसे पॉसिबल नहीं सर मिलेगा। एक्साइज का क्रेडिट ट्रेडर को ये कैसे पॉसिबल नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम टाइम में अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनको क्या था सिर्फ सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे मुझे, ठीक है ना। तो मैं उनका जो भी महीना 1-2 लाख रुपया सर्विस टैक्स निकलता था हम भरवा देते थे। अब उन्होंने कुछ परसों 5 लाख की मशीनरी खरीदी, मतलब 5 मंथ्स बैक 5 लाख की मशीनरी के ऊपर लगभग उनको 1.5-2 लाख रुपए का वैट लग गया, ठीक है। आरिफ साहब बोलते वो कैसे तो मैं ये इतना ज़्यादा मेरे को तो अगर बिल मांगो तो ये इस तरह से होंगे तो ऐसा देना पड़ेगा। तो कॉस्ट उसकी 6.5 लाख रुपये होगी क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करता है और उसको जो टैक्सेस लगे वो स्टेट में वैट लगे, तो सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में वो वैट का बेनिफिट नहीं ले सकता है। अभी 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में आया, मैंने उनको समझा दिया कि अब वो बेनिफिट हम ले सकते हैं। मेरे को भरना सर्विस टैक्स है, मैं क्रेडिट स्टेट टैक्स जो प्रिंटर पे मेरे को वैट लगा था, स्टेट जीएसटी लगेगा, मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूँ। ये इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट्स रहेंगे सर, ठीक है। और भी आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे मैं आगे लूँगा। ट्रांजिशन के अगर कुछ आपके इश्यूज रहेंगे जिसका पुराने लॉ में रजिस्ट्रेशन है, पुराने लॉ में मान पड़ा है और नए लॉ में शिफ्ट हो रहे हैं, भी हम देखेंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम।